देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट ऑन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर टर्न। जब भी आप कहीं टर्न लेंगे तो आपको बेंड करना पड़ता है। तो बेंडिंग का प्रोसेस क्या होता है उसको समझ लीजिए। जैसे ये सर्कुलर पाथ जो है आपका यहाँ से चालू हो रहा है, ये सर्कुलर रोड है, 3D फिगर है इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको। देखिए जैसे ही आप रोड पर, जैसे ही ये रोड है आप सीधा जाते हैं, साइकिल चलाते हुए या स्कूटी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए सीधा जा रहे हैं, ऐसे ऐसे आप आगे निकल रहे हैं। लेकिन अगर इधर से ऐसे टर्न लेना है तो अपने आप को झुकाना पड़ता है। अपने आप को क्या करना पड़ता है? झुकाना पड़ता है। तो झुकाना क्यों पड़ता है उसका रीजन समझिए। देखिए आप जो है यहाँ पर पहुंचे तो सर्कुलर पाथ में आ गए, जैसे इधर से जा रहे थे ऐसे, और यहाँ से ऐसे टर्निंग लेना है। तो आप अब इस तरह से सीधा खड़ा नहीं रहेगा आपका साइकिल, साइकिल आपका थोड़ा सा बेंड कर जाएगा। तो नॉर्मल भी उसी से पास करेगा, यानी कि आप वर्टिकल से थीटा एंगल पर बेंड कर गए हैं किधर? सेंटर की ओर। जिधर सर्कुलर टर्न का सेंटर है उधर हम लोग बेंड कर जाते हैं। और बेंड करने के बाद आप समझ लीजिए ये सेंटर है किसका? सर्कुलर पाथ का। इधर अब जैसे ही सर्कुलर मोशन में गए हैं तो एक mv² आया, एक यहाँ पर mg आया। अब इस नॉर्मल का दो कंपोनेंट होगा, जिधर से एंगल सट गया cos थीटा और जिधर से नहीं सटा उधर sin थीटा। और नॉर्मल को क्यों ब्रेक किए उसका रीजन यदि जानना चाहते हैं तो उसका रीजन ये है कि सेंटर के एलोंग लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं, उसके परपेंडिकुलर को बाई मानते हैं। इसीलिए नॉर्मल को दो पार्ट में यहां से क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। और फिगर से आपको दिख रहा है कि n sin थीटा जो है वह mv² के बराबर होगा, क्योंकि आगे बराबर पीछे। और n cos थीटा जो होगा आपका mg के बराबर होगा, यानी ऊपर बराबर नीचे। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई आप सेकंड कर दें, है ना, तो आपका ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू v²/rg। ये tan थीटा के टर्म में फॉर्मूला याद रखिए, या फिर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg के टर्म में याद रखिए। जैसे आपको लर्न करना है लर्न कर सकते हैं। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा। सर्कुलर पाथ का रेडियस फिक्स होगा। ऐसा थोड़ी है कि आप साइकिल चलाइएगा तो रेडियस अलग होगा, हम चलाएंगे तो अलग होगा, कोई और चलेगा तो अलग रेडियस होगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। जी का वैल्यू भी फिक्स्ड होगा, 9.8 या 10 जो हम लोग लेते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इसके आगे। ये थीटा की बात करते हैं। थीटा क्या है? तो थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ बेंडिंग। अब आप बताइए जितना वेलोसिटी से गोलंबर के पास जाइएगा उतना ज्यादा आपको झुकना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपको थीटा वर्टिकल से लेना पड़ेगा। थीटा क्या है? एंगल ऑफ बेंडिंग फ्रॉम वर्टिकल है ये। थीटा जो है आपका क्या है? एंगल ऑफ बेंडिंग है। अब साइक्लिस्टे नहीं, एंगल ऑफ बेंडिंग फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से एंगल लिया गया है। इसीलिए थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं भी tan इनवर्स v²/rg। देख लीजिए ध्यान से, आपको इतना से झुकना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, इतना से आपको झुकना ही पड़ेगा। बस समझ लीजिए यही फॉर्मूला को वहां लिखे हैं। यदि आप लोग को कोई कष्ट है तो हमको बतला सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर हम लोग का कब से चालू होगा क्या? हीट वाला?
ये क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बोले, फोन करके पूछिएगा। डाउट बताइए किन्हीं का है इसमें, अगर तो हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे जो है हम लोग देखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है उसको समझिए। देखिए गोलंबर या टर्निंग के पास आप गए हैं तो रोड आपको झुकना पड़ा। अब आप मत झुकिए, रोडे को खड़ा कर दीजिए तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा। यानी कि आप जो ऐसे झुक गए थे टर्निंग पर जाने के बाद, आप मत झुकिए, अब रोड को ही वहां पर ऐसे खड़ा कर दीजिए। यानी रोड को ही आप इंक्लाइन कर दीजिए ऐसा। ये रोड है, इसको इंक्लाइन कर दिए हैं एंगल थीटा पर। अब आपको झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या होगा, आपको अब झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका सर्कुलर पाथ का सेंटर ये रहा और आप यहां पर हैं, तो यहां पर अपना एफबीडी बनाइएगा तो एमजी तो सीधा नीचे रहेगा ही और नॉर्मल चला जाएगा इधर हर हाल में। ये तो इंक्लाइन प्लेन पर ऐसा ही होता है। अब देखिए ध्यान से यहां से अगर वर्टिकल ऐसे देखते हैं और डॉटेड लाइन बना देते हैं तो आपको पता है कि ये एंगल थीटा यहाँ होता है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा यहाँ पर फिर से। अब देखिए सेंटर से अवे, मतलब सेंटर से अवे जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा हर हाल में। mv² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर हाल में आपको लगेगा। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर हाल में आपको लगेगा यहाँ पर, क्योंकि आप सर्कुलर पाथ में चले गए हैं। और ये देखिए ध्यान से समझिएगा, यह जो फिगर है कुछ ऐसा है। आपको ऐसा मत सोचिए कि लाइन है। जैसे ये रोड था तो रोड को जब कर्व होने लगा तो इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड कर दिया गया। जब आप इस रोड पर अब चलेंगे तो ऐसे इस रोड पर मूव करेंगे। अब जब ऐसे मूव करेंगे तो सर्कुलर पाथ का सेंटर जो है आपका हवा में आ जाएगा। यही हवा में आ गया है सर्कुलर पाथ का सेंटर। इसको और अच्छे से समझना है तो मौत का कुआं अगर देखे हैं तो याद कीजिए, उसमें बाइक वाला कितना ऊपर ऊपर उड़ाता है, उसका सेंटर कहाँ गया होगा। यही बैंकिंग ऑफ रोड का कमाल है। वहां पर आपको नहीं झुकना है, रोड को ही खड़ा कर देना है। तो कहे सर इससे फायदा क्या होगा? इससे जबरदस्त फायदा होगा। देखिए आप समझिए, यह पेन, ये जो है आपका ये वाला पोर्शन जो आगे वाला पोर्शन है, ये मान लीजिए चक्का का बेस है जो सीधा चलते हैं तो रोड पर खड़ा रहते हैं। अब झुकिएगा तो क्या होगा, चक्का का पूरा बेस जो है रोड पर नहीं रहेगा, तो स्लिप करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो रोड को ही खड़ा कर दीजिए, मतलब रोड को खड़ा कर दिए तो क्या होगा, बेस पूरा बैठेगा, तो आपको वहां से क्रॉस करने में सहूलियत होगा। आया समझ में? क्या होगा, क्रॉस करने में क्या होगा, सहूलियत होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रोड को उठा देते हैं। और बैंक मतलब होता है नदी का किनारा। नदी का किनारा कैसा होता है, छिछला होता है, मतलब इस तरह से होता है। इसीलिए नाम पड़ गया इसका बैंकिंग ऑफ रोड। तो रोड पर जाइएगा, जनरली हाईवे वाले रोड पर मिलेगा आपको। जहां टर्न रहेगा, मान लीजिए कि रोड ऐसे जाकर के ऐसे टर्न हो रहा है, तो रोड जहां टर्निंग ले रहा है वहां पर थोड़ा सा रोड टिल्टेड होगा। और जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है। ऐसा इसलिए बनाया जाता है कि आप जो है वहां पर स्लिप नहीं करे, फेंकाए नहीं, स्पीड में गाड़ी को पार कर जाए। और इसीलिए इसी से रफ्तार निकाल के जहां टर्निंग रहता है उससे आधा किलोमीटर पहले या 1 किलोमीटर पहले लिखा रहता है स्पीड लिमिट। लिखा रहेगा अंग्रेजी में अहेड शार्प टर्न, और स्पीड लिमिट लिखा रहता है 20, 25, 30, ये सब लिखा रहेगा। और हिंदी में लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा आगे तीखा मोड़ है, गति सीमा 20 किलोमीटर पर आवर।
मतलब दोनों लैंग्वेज में लिखा रहता है, क्योंकि बिहार है तो सब लैंग्वेज चलेगा यहाँ। तो कहने का मतलब हुआ बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब हुआ है आउटर पोर्शन ऑफ रोड को हम लोग क्या करते हैं, उठा देते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए फॉर्मूला की अगर आप बात करते हैं तो इस एन को तोड़ना पड़ेगा। एन साइन थीटा इधर आएगा और एन कॉस थीटा इधर जाएगा। थीटा जो है यहाँ पर एंगल ऑफ बैंकिंग है, एंगल ऑफ क्या है यहाँ पर, बैंकिंग है, ठीक है। एंगल ऑफ क्या है, बैंकिंग है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये एंगल ऑफ बैंकिंग है। तो इसको अगर समझते हैं अब, तो यहां से फिर से एन साइन थीटा जो होगा आपका एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। देख लीजिए बात समझ लीजिए इसी तरह से, एन साइन थीटा जो होगा एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। और एन कॉस थीटा जो होगा आपका एम जी के बराबर होगा, इसको इक्वेशन सेकेंड लेंगे। और फर्स्ट डिवाइडेड बाई यदि सेकेंड करेंगे तो देखिए साइन बटा कॉस यानी टेन थीटा इक्वल टू होगा वी स्क्वायर बाई आर जी। यानी यहाँ भी वही फॉर्मूला आया। यानी कि देखिए इसका मतलब क्या है, हम वो लोग उसका उल्टा फिनोमेना किए हैं। हम अपने न झुक के रोड को खड़ा कर दें तो ज्यादा मजा आएगा और हम लोग ज्यादा सेफली पार कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर बैंकिंग ऑफ रोड, कितना रोड को उठाना है तो स्पीड लिमिट पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात तो अब बता दीजिए, हम झुकते थे तो एंगल ऑफ बेंडिंग निकालते थे। साइकिल जब झुकाता था एंगल ऑफ बेंडिंग निकालते थे, थीटा निकालते थे। लेकिन आप बताइए, आप गाड़ी ले जाइएगा, हम गाड़ी ले जाएंगे, तो क्या रोड हर बार बैंकिंग का थीटा बदल जाएगा? वो तो इंजीनियर पहले से वहां पर सेट कर देगा और उतना ही रोड उठा देगा। तो आप खुद समझिए, अब जब उतना ही रोड उठा देगा तो आपको तो ये वाला वैल्यू अब की बार फिक्स हो गया। तो स्पीड लिमिट यहीं से निकलता है, v इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा। यानी कि अब देखिए उस इंजीनियर जो वहां रोड बना रहा है, सिविल इंजीनियर जो बिहार सरकार का सरकारी इंजीनियर होगा, है ना, वो क्या करेगा, आपको यहाँ पर आकर के रेडियस भी मेजर करेगा, थीटा भी मेजर करेगा और स्पीड लिमिट लिखेगा। और यही स्पीड लिमिट आपके रोड पर लिखा हुआ रहता है, पहले टर्निंग के पहले सभी जगह लिखा रहता है कि आपका टर्निंग पर जाके क्या काम करना है। कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है इसको समझने में, तो वो डाउट पूछिए, है ना। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आराम से। चलिए तब मैं आगे बढ़ता हूं अब। देखिए हम लोग निकालना चाहते हैं, जैसे अभी बैंकिंग स्पीड था तो इसमें मैक्सिमम स्पीड ऑन बैंक रोड। तो मैक्सिमम स्पीड में अब देख लीजिए फिगर क्या बनाए हैं, ये रोड खड़ा कर दिए, नॉर्मल है, सेंटर है, एमजी दिखा दिए जितना पहले दिखाए थे। अब एक घटनाएं जो है आप घर में भी कर सकते हैं, कटौती समझते होंगे, है ना। उसमें एक आलू रख दीजिए, प्याज रख दीजिए, जो रखना है रख दीजिए और उसको थोड़ा हल्का हल्का स्पीड बढ़ाइएगा। तो देखिएगा उस पर जो आलू प्याज है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगेगा, सर्कुलर पाथ पर, है ना, ऊपर चढ़ेगा, यानी स्लीपिंग टेंडेंसी अपवार्ड होगा। जब ये स्पीड, इधर वाला स्पीड जो है ना, आप स्पीड बढ़ाइएगा, यानी एम वी स्क्वायर बाई आर के बदले ये मैक्स वाला स्पीड जब आ जाएगा, मैक्सिमम वाला स्पीड बढ़ाने लगिएगा आप, तो इस पर आप धीरे धीरे ऊपर की ओर फिसलने लगिएगा, धीरे धीरे, एक बार नहीं। हाँ बहुत ज्यादा स्पीड होगा तो जानते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड होगा तो क्या होगा, आप जैसे ही हाईवे पर जा रहे होंगे और टर्निंग होगा, बहुत ज्यादा स्पीड के कारण जानते हैं आप, लगता है कि हम उस पार रोड के बाहर उतर जाएंगे। ऐसा आपको अनुभव होता होगा अगर बाइक चलाए हो, साइकिल में तो नहीं अनुभव होगा क्योंकि साइकिल का रफ्तार ही कितना होता है। फोर व्हीलर या बाइक अगर है तो देखिएगा रोड पर जब जाइएगा और टर्निंग पर अगर स्पीड ज्यादा है आपका, बाइक में खासकर ज्यादा आपको फिनोमेना घटित होगा, घटना, आप कितनों चाहिए तो हैंडल नहीं बेंड करेगा, लगेगा हम उस पार रोड के उतर जाएंगे। मैक्सिमम स्पीड के कारण आप बाहर, रोड से बाहर की ओर फेंकाने लगेगा, रोड से किधर, बाहर की ओर, ये ऊपर की ओर। यानी स्लीपिंग टेंडेंसी ऊपर होगा। लिख सकते हैं तो मैं लिख देता हूं, इधर की ओर जो होगा इधर स्लिप करेगा,
स्पीड बढ़ाइएगा तो स्लिप, SLIPING, स्लीपिंग टेंडेंसी इधर होगा। तो स्लीपिंग टेंडेंसी होगा ना, तो अब फ्रिक्शन आएगा बचाने के लिए आपको। लेकिन फ्रिक्शन तो ग्राउंड के अलोंग लगेगा, जो रोड है उसके अलोंग लगेगा, और आपको बचाने के लिए आ जाएगा। आने की यहाँ पर एक ही घटना ज्यादा घटित हुआ कि आपको फ्रिक्शन अब आपको बचाने के लिए आ गया। तो फ्रिक्शन जब बचाने आ गया तो ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा। अब जरा गौर से समझिए क्या होगा घटनाएं घटित, है ना। यहाँ पर n cos थीटा तो होगा आपका हर हाल में, n cos थीटा इधर होगा और इधर n sin थीटा होगा। उसके अलावा अब फ्रिक्शन क्या होगा, यहाँ डिवाइडेड होगा, बटेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर के लाइन को x मानते उसके परपेंडिकुलर को y, तो ये बीच वाला फोर्स हो गया। तो जिधर से एंगल सटा उधर f cos थीटा, और जिधर से नहीं सटा उधर f sin थीटा। देखिए इस फिगर को अगर ध्यान से समझिएगा तो हमको लगता है कि एम भी स्क्वायर बाई आर, एम भी स्क्वायर बाई आर, लेकिन भी के बदले मैक्स स्पीड की बात करें, मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं। इतना बराबर जो है इधर ये फोर्स और ये दोनों फोर्स है, यानी एन साइन थीटा भी है और एफ कॉस थीटा भी है। यहां से अगर फिर से इसी को लिखिएगा, एम भी स्क्वायर बाई आर यानी मैक्स बाई आर इक्वल टू एन साइन थीटा है, प्लस यहाँ म्यू एन होगा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू एन होता है, तो एन कॉमन ले लीजिएगा तो म्यू कॉस थीटा बच जाएगा। इक्वेशन नंबर पहला। देखिए उसी तरह से आप दूसरा की बात कीजिए तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा इधर है, यह है एम जी प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एन कॉस थीटा है। देख लीजिए ध्यान से, नीचे दो फोर्स ऊपर एक फोर्स, हमको एम जी लिखना है तो इसको उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा एम जी, देख लीजिए ध्यान से, इक्वल टू एन कॉमन ले लीजिएगा तो कॉस थीटा, आई म्यू एन उधर जाके माइनस हो गया था इसलिए म्यू साइन थीटा बच गया। इक्वेशन सेकेंड, फिर से आप फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड में आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास बचेगा क्या, देखिए डिवाइड कीजिएगा तो m और m कट जाएगा, इस तरफ बचेगा भी स्क्वायर यानी मैक्सिमम वाला, अब बाई आर जी बचेगा, और इधर तो n और n ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बच जाएगा। यानी मैक्सिमम स्पीड का जो फॉर्मूला आएगा, भी मैक्स का जो फॉर्मूला आएगा वो अंडर रूट में चला जाएगा इधर से, और क्या हो जाएगा आर जी और साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा हो जाएगा। देख लीजिए फॉर्मूला, इससे कॉस अगर कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा बहुत मैथ का दिमाग अगर लगाइएगा तो आर जी हो जाएगा, कॉस कॉमन लीजिएगा तो इसमें कॉस से ऊपर नीचे गुना भाग करना पड़ेगा, कॉस कॉमन आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये tan हो जाएगा, इस कॉस से फिर इसमें जो कॉमन लिए उसे डिवाइड किए थे tan हो जाएगा, वो म्यू हो जाएगा, यानी हो जाएगा tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, और हम ये कहना चाह रहे हैं तो आगे बढ़ जाते हैं अब, है ना। ये मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला आ गया दोनों, कौन, यह भी दोनों। सिमिलरली उसी प्रकार से यदि आप यहाँ पर मिनिमम स्पीड की बात करेंगे तो मान लीजिए कि अभी स्पीड बढ़ा रहे थे, स्पीड घटाइएगा तो घूमता हुआ ऑब्जेक्ट जो है धीरे धीरे नीचे आने लगेगा, यानी स्लीपिंग टेंडेंसी नीचे होगा तो फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन बदल लेगा। फ्रिक्शन क्या करेगा, अपना डायरेक्शन बदल लेगा, तो जहां प्लस है वहां माइनस होगा और जहां माइनस है वहां प्लस होगा। यानी सिमिलरली उसी प्रकार से जब डिराइव करेंगे तो मिनिमम स्पीड जो होगा बैंक रोड पर वह होगा अंडर रूट
RG साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और प्लस म्यू साइन थीटा। मतलब उसका केवल प्लस माइनस उल्टा होगा। उसी तरह से भी मीन फिर से लिखिएगा tan के टर्म में। तो tan के टर्म में जब लिखिएगा तब क्या होगा, RG तो रहेगा ही, आपका होगा tan थीटा माइनस म्यू और 1 प्लस म्यू tan थीटा। देखिए याद करने के लिए और एक बेसिक सिमिलरिटी हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या बता देते हैं उसको समझिएगा, बेसिक चीजों को। तो बेसिक चीजों को जब समझिएगा यहाँ पर एक बार फिर से देखिए मिनिमम है तो नीचे प्लस होना चाहिए। फ्रैक्शन में याद कीजिए नीचे ज्यादा वैल्यू होगा तो ऊपर का वैल्यू फ्रैक्शन होल क्या होता है, घट जाता है। अब मैक्सिमम है तो नीचे माइनस होना चाहिए। इस बात को आप समझ लिए होंगे अच्छी तरह से। और अगर नहीं समझ में आया है तो हम आपके साथ हैं, आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन एराइज करके पूछना है कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। जिनको भी कष्ट है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सारा फॉर्मूला याद करते चलिए, टेंशन मत लीजिए, है ना। रिवीजन करा रहे हैं उसका फायदा उठाइए। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, अगर कोई कष्ट नहीं है तो। चलिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अब की बार हेडिंग है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनसाइड वर्टिकल रोटेटिंग हेमिस्फीयर। यानी कहने का मतलब ये हुआ एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकल रोटेटिंग हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर कटोरा जो है ना पूरा ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है तेजी से, यानी मिक्सी वाला कटोरा है। किचन में देखें ना मिक्सी वाला कटोरा है, घुर 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 घूम जाता है। उसी के अंदर मसाला डाल देते हैं, सरसों का दाना डाल देते हैं, उसको पीसना है। वो पीसने के लिए अलग सा मंत्र लगा रहा था, वो बाद में समझना है। लेकिन एक ऑब्जेक्ट रख दिए हैं तो नीचे रखेंगे तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, और सर्टेन पोजीशन पर जाने के बाद जो है ना वो वहीं पे हो जाके रह जाता है, मतलब वहीं पर ये रह जाएगा। तो उसको रेड से दिखाए हैं ऑब्जेक्ट को। अब इसका एफबीडी बनाते हैं। तो एफबीडी बनाते हैं सबसे पहले नॉर्मल दिखाते हैं। ये नॉर्मल है इसका, इस ऑब्जेक्ट का ही नॉर्मल है, दूसरे का नॉर्मल नहीं है। और आपको पता है कि स्फेयर हो या हेमिस्फेयर हो, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं रहेगा तो नॉर्मल हर हाल में स्फेयर का सेंटर है। ये सेंटर है, लेकिन स्फेयर का सेंटर इसको ओ से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पार्टिकल जब घूमता हुआ नजर आएगा ना तो उसका सर्कुलर पाथ कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ऐसे। तो उस सर्कुलर पाथ का सेंटर को ओ डैश से डिफाइन कर रहे हैं। ये किसका सेंटर है, ये पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में इसके साथ साथ घूमे, कटोरा न घूम रहा है वैसे, पार्टिकल का जो अगर सिर्फ पिक्चर लीजिएगा तो कैसा बनेगा उसका हम बात कर रहे हैं। अब एफबीडी बनाते हैं। तो एफबीडी बनाते हैं तो ये mg होगा, देख लीजिए ध्यान से, है ना। तो mg जो होगा और सेंटर से अब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जो होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा। क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ दो टर्म है। कैपिटल आर जो होगा आपका वह रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होगा, हेमी स्फीयर होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और स्मॉल आर जो होगा वह रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होगा, सर्कुलर पाथ होगा। मतलब ये रेडियस होगा, आर से डिनोट किए हैं, इस रेडियस को आपको इससे डिनोट किया। अगर आपको टेंशन है तो देख लीजिए, ये पी पॉइंट मान लीजिए ऑब्जेक्ट का पॉइंट है, इतना दिखा दिए हैं। अब देखिए जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर एंगल जो दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, वो नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल और एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको कहते हैं, उसके बीच का एंगल थीटा दिया रहेगा आपको। ये एंगल जो थीटा होगा
ऑब्जेक्ट से जो नॉर्मल लाइन खींचे हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके बीच का थीटा होगा। थीटा जो होगा यहाँ एंगल होगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए यहां से जब इसका एबीडी बना रहे हैं तो यहां से एक लाइन खींच रहे हैं, ये एमजी वाला जो लाइन है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों पैरेलल होगा। तो पैरेलल होगा तो यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इतना बात आप समझते होंगे। अब इस एन का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा जिसका नाम पड़ेगा एन कॉस थीटा, इधर से एंगल सट गया, और एक सेंटर की तरफ जाएगा जिसका नाम होगा एन साइन थीटा होगा। देख ली ध्यान से। और फिर से यदि वही कंसेप्ट की बात करते हैं, कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं लेते हैं, तो जरा गौर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर हो जाएगा आपका एन साइन थीटा जो होगा, आपका एन साइन थीटा जो होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। देख ली ध्यान से। और एन कॉस थीटा जो होगा आपका mg के बराबर होगा। इसको इक्वेशन पहला कहिएगा, इसको इक्वेशन दूसरा कहिएगा। और फर्स्ट और सेकंड को अगर डिवाइड कीजिएगा तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। मतलब अगर आपको एंगुलर स्पीड दिया रहेगा तो कितना एंगल ये बना लेगा वो दिया रहेगा। मतलब कोई ना कोई एक डाटा आपको अननोन रहेगा, ये बात को समझ लिया। हो सकता है थीटा दिया रहेगा तो वो अननोन रहेगा। तो हम यहाँ से ओमेगा ही निकालना चाहते हैं, एंगुलर स्पीड ही निकालना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा जी tan थीटा बाई आर हो जाएगा, स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर। यानी देख लीजिए वहां पर होता था अंडर रूट आर जी tan थीटा, यहाँ पर आर सिर्फ नीचे आ गया क्योंकि ओमेगा यहाँ निकल रहा है, एंगुलर स्पीड निकल रहा है। यहाँ पर क्या निकल रहा है? एंगुलर स्पीड निकल रहा है। जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा बात समझने की कोशिश कीजिए तो क्या होगा। तो जरा गौर से समझिएगा। तो हम चलते हैं यहाँ, अगर P पॉइंट मान लेते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट का एबीडी जो बना रहे हैं उसको P पॉइंट मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ डैश और P, इन ट्रायंगल ओ डैश और P में चलिए। जब इसमें चलिएगा तो देखिए ये एंगल है, ये और ये मालूम है, ये रेडियस कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। तो सामने में ये साइन थीटा ही बताता है आपका कंपोनेंट। तो साइन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ओ डैश पी बाई ओ पी, यानी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर लिख सकते हैं आप। इसलिए स्मॉल आर बराबर हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। इसलिए ओमेगा जो एंगुलर स्पीड हो जाएगा आपका, देखिए क्या होगा, ये जी tan थीटा होगा आप बाई कैपिटल आर साइन थीटा होगा। देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए एक बात ये बताना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, ये बात बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि जरा गौर से समझिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा गौर से। हम क्या कहना चाह रहे हैं देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, आपको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, बात को समझिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको स्मॉल आर क्वेश्चन में कभी नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा कैपिटल आर हर हाल में। तो फार्मूला स्मॉल आर बराबर आर साइन थीटा इस केस में हर बार आएगा। इस बात को समझ लीजिए, इसमें हर बार आएगा, क्या आएगा? स्मॉल आर साइन थीटा आएगा ही उसके बदले। ठीक है, देखिए समझ लिए हैं तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर नहीं तो डाउट पे, हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन है कि बोलिए। अगर ओमेगा हम लोग निकाल रहे हैं तो रेड आर का वैल्यू कैपिटल आर लेंगे?
कैपिटल आर ही दिया रहेगा क्वेश्चन में हर बार, स्मॉल आर तो बदलता रहेगा एंगल के अनुसार ना, ऊपर नीचे होता रहेगा, इसलिए स्मॉल आर की बात वो कभी नहीं करेगा, हर हाल में कैपिटल आर की बात करेगा। और किन्हीं को कोई डाउट है फिगर में या कहीं कुछ समझने में? देखिए फार्मूला याद करना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन में हम सारा कंडीशन का, क्वेश्चन का, जितने भी क्वेश्चन टाइप है उसका सबका फार्मूला हम निकाल रहे हैं, और क्वेश्चन बनाना है इसी तरह से, फार्मूला याद रहेगा तो तुरंत बनेगा, और नहीं तो फिर आपको एबीडी बना के बनाइएगा क्वेश्चन, उसमें क्या दिक्कत है? और सर किन्हीं को कोई कष्ट? हाँ बोलिए। ये जो ऊपर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी टैन थीटा बाई स्मॉल आर है, उसका अगर डायमेंशन मतलब अगर यूनिट निकाले तो डायमेंशनली क्या थोड़ा होगा देख लीजिए ध्यान से, tan थीटा का कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस डायमेंशनलेस होता है, या जी है तब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, होगा ना, और मीटर मीटर कट जाएगा तो सेकंड -1 होगा, सेकंड -2 होगा, अंडर रूट में बाहर निकालिए सेकंड -1, और ओमेगा का यूनिट होता है सेकंड -1 होता है, क्योंकि एंगल का यूनिट ओमेगा में नहीं रहता, ओमेगा को सेकंड इनवर्स भी कहा जाता है क्योंकि टाइम पीरियड का उल्टा होता है ये, ठीक है। यस सर। चलिए और किन्हीं को कोई डाउट है तब बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको तुरंत अभी मिलेगा, है ना। इसमें अब की बार कहेगा कि ये जो है रोड पर फिसलने को तैयार हो रहा है, मतलब कटोरी का स्पीड धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अब की बार जब बढ़ाएंगे तो किस स्पीड पर ऊपर ये फिसलने लगेगा, जब फिसलने लगेगा तो फ्रिक्शन पहले आएगा बचाने के लिए, लेकिन हम वह मैक्सिमम स्पीड निकालते हैं जिस पर वो फिसलते फिसलते न फिसले, मतलब लिमिट वाला कंडीशन, फिसलते फिसलते नहीं फिसले, स्लाइड करने को तैयार लेकिन स्लाइड अभी तक किया नहीं है, उसके लिए मैक्सिमम स्पीड क्या है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल जब थीटा होगा तो इसका दो कंपोनेंट होगा, जिधर से एंगल सट गया उधर जाएगा एफ कॉस थीटा, और जिधर से नहीं सटा उधर जाएगा एफ साइन थीटा। सिर्फ उसी में आपको दोबारा उतारना है फिगर बनाते समय, ऐसा नहीं कि आप भी उसी पर काम कर लीजिए, हम इसको आपकी बार आपको दोबारा है ये, ठीक है दोबारा बार स्क्रीनशॉट लेंगे, दोबारा फिगर बनाएंगे आप लोग। तो अब इस कंडीशन में जब चलिएगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से लिखेंगे ऐसे, एम आर ओमेगा स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, देखिए इधर के उल्टा में दो फोर्स, ये और ये दोनों हैं, यानी एन साइन थीटा है, क्या है, एन साइन थीटा है, क्या है आपका, एन साइन थीटा है, और प्लस एफ कॉस थीटा है। जरा गौर कीजिएगा, यहां लिखेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर का मैक्स वैल्यू, एन कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, एकदम अभी जो बैंकिंग अप्रोच के जस्ट उल्टा वाला बात है ये। यहां पर देखेंगे तो mg हो जाएगा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एन कॉस थीटा हो जाएगा। देख लीजिए नीचे दो फोर्स ऊपर एक फोर्स, लेकिन mg की बात सिर्फ करेंगे तब क्या होगा, n कॉमन ले लेंगे, ये कॉस थीटा होगा और माइनस म्यू साइन थीटा होगा। इस बात को समझ लीजिए, इक्वेशन ये सेकंड हो गया। देख लीजिए बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड कर दीजिए, तब क्या घटनाएं घटित होगी उसकी बात करते हैं। तो mg कट जाएगा और आपको जो बचेगा वो क्या बचेगा, आर ओमेगा स्क्वायर अब बटा जी बचेगा इधर से, और इधर जो बच जाएगा डिवाइड में जब लिखिएगा ऐसे, तो ऊपर जो बच जाएगा आपको पता है क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बचेगा, और कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा होगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा हो जाएगा। देख लीजिए
अब यदि आप ओमेगा मैक्स लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, सॉरी ये ओमेगा मैक्स था यहाँ लिखा हुआ, ये मैक्स है, ये क्या है MAX मैक्स है। तो अब यदि ओमेगा मैक्स की बात कीजिएगा आप यहाँ पर कि ओमेगा मैक्स क्या होगा, तो आपको उसी तरह से जी ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट में तो जाएगा ही, जी चला जाएगा ऊपर, क्या चला जाएगा, जी चला जाएगा ऊपर, और क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, अब आई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। और देखिए आर चला जाएगा नीचे, ये स्मॉल आर नीचे चला जाएगा, लेकिन हम बोले थे ना स्मॉल आर के केस में फॉर्मूला नहीं होता है, और अभी इसमें निकाले थे स्मॉल आर का वैल्यू क्या होता है आर साइन थीटा होता है, यानी ओमेगा मैक्स का जो फॉर्मूला होगा आप दो कंडीशन से लिख सकते हैं, एक ऐसा लिख सकते हैं इसमें कि जी बाई कैप पहले लिख दीजिए आर साइन थीटा, ये कैपिटल में रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर रहेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। इसको tan के टर्म में भी ले जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको अलग रखिएगा, इस पार्ट को अलग रखिएगा, उस पार्ट को जैसे आप किए थे वैसे कर सकते हैं। ओमेगा मैक्स का वैल्यू आप ऐसे लर्न कर सकते हैं tan के केस में, टेंशन नहीं लीजिए, जी बाई आर साइन थीटा रहने दीजिए, इसको मत छेड़छाड़ कीजिएगा। आप इसको लिख सकते हैं tan थीटा प्लस म्यू और 1 माइनस म्यू tan थीटा लिख सकते हैं। ये हुआ मैक्सिमम वाला कंडीशन के केस में, किसके केस में हुआ मैक्सिमम वाले कंडीशन के केस में हुआ, इस बात को समझ लीजिए। इसके बाद आपको मिनिमम वाला केस में जाना है, सिमिलरली उसी तरह से, तो ओमेगा सिमिलरली की बात कर लेते हैं, सिमिलरली उसी प्रकार से आप अगर ओमेगा मिनिमम की बात करेंगे, ओमेगा मिन की बात करेंगे, तो यहाँ ओमेगा मिनिमम जो होगा वो अंडर रूट आर जी तो होगा ही, यानी जी बाई आर साइन थीटा कैपिटल के टर्म में ही लिख लीजिएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा आपका, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा साइन थीटा, और मिनिमम रहेगा तो यहाँ ऊपर माइनस होगा म्यू कॉस थीटा में, और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा होगा, ठीक है। और फिर से ओमेगा मीन अगर लिखना चाहते हैं दूसरे कंडीशन में, तो आप फिर से लिख सकते हैं इसको कि जी बाई आर साइन थीटा तो रहेगा ही हर हाल में, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस म्यू और 1 सॉरी प्लस म्यू, और ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू tan थीटा हो जाएगा, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए ध्यान से, ज्यादा कोई कष्ट नहीं है, ये फॉर्मूला आपको दोनों ही लर्न होना चाहिए, अंडर रूट में सारा फॉर्मूला है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें भी जिनको डाउट पूछना है वो थोड़ा सा रुक जाइएगा, है ना, डाउट पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डाउट नहीं पूछना है, लेकिन उसके पहले SC वर्मा का सर्कुलर मोशन निकालिए, पेज नंबर 115 होगा और क्वेश्चन नंबर 24 होगा, उस 24 को क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, हम मिटा नहीं रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 24 को पढ़ लीजिए और देखिए उसका आंसर क्या हो सकता है, उसके बाद आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे। में उल्टा लिखा गया है तो उसको सही कर लेते हैं, यानी कि नीचे वाला में गड़बड़ हो गया है, नहीं तो यहाँ माइनस होगा और नीचे क्या होगा प्लस होगा, यही ना हो गया, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होगा। चलिए आप लोग मिला लिए हैं आंसर एस का, पीछे देख लीजिए और क्वेश्चन भी समझ लीजिए अच्छी तरह से, जो क्वेश्चन बोले हैं वो क्वेश्चन भी समझ लीजिए, कोई डाउट है तो हमसे पूछ भी लीजिए, देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, समझने का कोशिश कीजिए थोड़ा सा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पिक्चर भी एकदम क्लियर जा रहा है, आज आज कोई दिक्कत नहीं हुआ है, मत लीजिए। देखिए क्वेश्चन जो कर रहा है इसमें, एक क्वेश्चन है, टाइप ऑफ प्रॉब्लम है
उसमें कहता है पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ स्पीड यू एट एन एंगल थीटा। एससी वर्मा का 25 नंबर प्रॉब्लम है। एक पार्टिकल को आप यू स्पीड से फेंक दिए हैं थीटा एंगल पर, यू स्पीड से फेंके हैं थीटा एंगल पर, तो इस तरह से ये भागेगा। कहता है सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर चले जाइए। तो टॉप मोस्ट पोजीशन क्या है? कर्व है, ये टेढ़ा है। तो कहता है टॉप मोस्ट पोजीशन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो टॉप मोस्ट पोजीशन पर अगर कर्व है तो इसका सेंटर जो होगा इधर कहीं होगा, इसका सेंटर जो होगा कहीं इधर होगा। ये सेंटर ऑफ कर्व पार्ट होगा, कर्व सेंटर ऑफ कर्व होगा। और देखिए इसमें एक डिफिनीशन लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए एकदम पूरा अच्छे से लिख दिया, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल, और उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में पता चल रहा है। तो यहीं पर आपको इसका रेडियस निकालना है, आने की यहां से लेके यहां से सेंटर क्या दूरी निकालना है, क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, क्या होगा। तो ये एक गेंद हवा में है, हवा में एफबीडी बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम आपको हवा में बनाना है, एयर में बनाना है। इस बात को समझ लिए, कहां बनाना है आपको? हवा में बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। जब एयर में बनाना है तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपको कहां बनाना है? हवा में बनाना है। जब हवा में बनाना है तो mg तो हर हाल में डाउनवर्ड लगेगा, ये बात आपको पता है अच्छे से। और यहाँ सेंटर यदि इधर है तो mv स्क्वायर बाई आर ऊपर लगेगा, mv स्क्वायर बाई आर लगेगा। तो यहाँ पर और कोई फोर्स नहीं, नॉर्मल नॉर्मल तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू mg हो जाएगा। एक ही तो इक्वेशन बन सकता है, ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। तो यहाँ से r बराबर जब लिखिएगा mm कटने के बाद, तब v स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर जो u स्पीड था और थीटा एंगल था, तो इसका दो कंपोनेंट होता है। इधर होता है u cos थीटा, इधर होता है u sin थीटा होता है। प्रोजेक्टाइल में सब पढ़े हुए हैं। तो वर्टिकल मोस्ट पर जाने के बाद आपका इस पोजीशन पर स्पीड क्या बचा है, वह भी निकालना है। यहाँ तो u और थीटा दिया था। तो देखिए एक बात समझ लीजिए, वर्टिकल मोस्ट पोजीशन पर जाइएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो जाएगा। क्योंकि जब भी गेंद को फेंकते हैं तो ऊपर जाते जाते वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो वर्टिकल मोस्ट पोजीशन पर इसका स्पीड क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। स्पीड यहाँ पर जीरो हो गया, वर्टिकल मोस्ट वाला कंपोनेंट। लेकिन आपको याद रखना है, फिर से बोल देते हैं, क्या याद रखना था कि हॉरिजॉन्टल मोशन में, यानी कि प्रोजेक्टाइल के केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जो ऑलवेज यूनिफॉर्म होता है। यानी हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोजेक्टाइल के केस में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी u cos थीटा यहाँ भी होगा, 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 u cos थीटा इधर भी होगा, u cos थीटा इधर भी होगा। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ से घटते घटते यहाँ जीरो हो जाएगा। यानी टॉप मोस्ट पर स्पीड जो है क्या होगा? u cos थीटा होगा। इसलिए स्क्वायर कीजिएगा तो u cos थीटा का होल स्क्वायर बाई g होगा। इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपके लिए आ गया, वो क्या आ गया? आ गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g हो गया। आपका आंसर यहाँ पर आ गया है। किन्हीं को कोई कष्ट है तो पूछ सकते हैं हमसे। अगर कोई कहीं कष्ट है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए हमको, नहीं तो हम 26 नंबर प्रॉब्लम पर आएंगे, 26 नंबर प्रॉब्लम पर आएंगे। 26 नंबर प्रॉब्लम भी इसी से रिलेटेड है, ऐसे वर्मा का। उस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को आपने फेंक दिया था। तो एक प्रोजेक्टाइल को हमने भी फेंक दिया यू स्पीड से थीटा एंगल पर। अब ये इस तरह से जा रहा है। तो अब एससी वर्मा इसमें पूछ रहे हैं कि देखिए ध्यान से समझिए, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हॉरिजॉन्टल के साथ अभी एंगल थीटा है, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी टेंजेंट में होगा उसके साथ यहाँ पर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो एससी वर्मा पूछ रहे हैं कि इस थीटा और 0 के बीच में एक ऐसा पोजीशन जरूर कहीं ना कहीं होगा जहां हॉरिजॉन्टल के साथ ये टेंजेंटियल वेलोसिटी जो भी है वो एंगल अपना थीटा बाई 2 बनाए हुए होगा। और कह रहे हैं कि जहां थीटा बाई 2 एंगल बना हुआ है उस पोजीशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए।
जहां एंगल थीटा बाई 2 बना हुआ तो उस रेडियस, तो यहाँ पर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कीजिएगा इस पॉइंट पर, तो रेड पेन से दिखाते हैं उसका सेंटर कहीं इस लाइन पर होगा। मान लेते हैं सेंटर कहीं इस लाइन पर होगा, ये होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्व लिख सकते हैं शॉर्ट में। यानी इस लाइन पर सेंटर ऑफ कर्व होगा। आप खुद सोचिए ना कि सेंटर किधर जाएगा, तो इधर जाएगा, यहां रहेगा तो किधर होगा, नीचे जाएगा, इधर रहेगा तो क्या होगा, इधर आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्व किधर होगा, ये बात आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से हम जो बताना चाह रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ एफबीडी बना लीजिए फटाफट, एमजी लगेगा डाउनवर्ड। देखिए अब ये एंगल थीटा है और ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री होता है टोटल मिला करके। तो 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी एंगल आपका थीटा बाई 2 होगा, इसकी फुल गारंटी है। देख लिए, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये थीटा बाई 2 है, तो ये 90 माइनस लिख देते हैं, अगर बोल रहे हैं तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा ये एंगल। और ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल है, इसलिए ऐसा होगा। और सेंटर से अब एगो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर लगेगा। क्या लगेगा, mv स्क्वायर बाई आर लगेगा। इसको इधर से मिटा देते हैं, थोड़ा छोटा कर दिए उसको, ठीक है। आपको इस पॉइंट का मेनली वेलोसिटी निकालना है क्या है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी निकलेगा तो काम बन जाएगा। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालने के लिए एक ही कंसेप्ट लगाना है। देखिए वो कंसेप्ट ये है कि प्रोजेक्टाइल में, उसके लिए फिर से अलग से फिगर बना रहे हैं। प्रोजेक्टाइल में अगर कोई चीज को फेंक देते हैं, तो यहाँ पर अगर u स्पीड से फेंके हैं थीटा एंगल पर, तो इसका दो कंपोनेंट होगा u cos थीटा, इधर होगा u sin थीटा। और किसी पॉइंट का अगर ये भी निकालना हो तो उसके लिए एंगल ये पता होना चाहिए सिर्फ। ये एंगल यदि यहाँ पर थीटा है तो एंगल घट गया और कुछ अल्फा मान लीजिए, या जो क्वेश्चन में दिया है वही ले लीजिए, थीटा बाई 2 ले लीजिए। तो देखिए इसका भी, इस वेलोसिटी का भी दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा v cos थीटा बाई 2 होगा, देख लिए ध्यान से, और वर्टिकल में होगा इधर v sin थीटा बाई 2। तो देखिए यहाँ का वेलोसिटी v है इसलिए ऐसा लिखे हैं, यहाँ का u है इसलिए ऐसा लिखे हैं। लेकिन आप जानते हैं हॉरिजेंटल मोशन इज यूनिफॉर्म, तो हॉरिजेंटल मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होगा, यह कंपोनेंट और यह कंपोनेंट बराबर होगा, यानी v cos थीटा बाई 2 जो होगा आपका u cos थीटा के बराबर होगा। इसलिए v बराबर आप लिखिएगा u cos थीटा बाई cos थीटा बाई 2 लिखिएगा। हम सबसे पहले इस पॉइंट का वेलोसिटी ये वाला निकाले हैं, क्योंकि इस फार्मूला में जब लगाएंगे mv स्क्वायर बाई आर, और इसका कंपोनेंट देखिए एक इधर जाए, देखिए यहाँ पर वही कह रहे थे कि इसका कंपोनेंट इधर एक जाएगा और हमको साइन कंपोनेंट से कोई मतलब ही नहीं है। यानी यहाँ पर स्टडी कीजिएगा तो mv स्क्वायर बाई आर जो है mg cos थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। और तब तो इसका सोल्यूशन मतलब कि 26 नंबर का सोल्यूशन जो है ऐसे आते हुए फिर इधर आना है, यानी 26 नंबर का सोल्यूशन जो है इधर से आकर के यहाँ तक ये बीच वाला कंपोनेंट का निकाले हैं। तो आप लिखेंगे ऐसे mg cos थीटा बाई 2, mg cos थीटा बाई 2 बराबर क्या होगा, mv स्क्वायर बाई आर। तो आप ही बताइए, mm कट गया तो r इधर लेके चले आइए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हो जाएगा आपका v स्क्वायर हो जाएगा बाई g cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। लेकिन इस v का वैल्यू आपको निकालना था, वही पहले निकाले थे ये v का वैल्यू हम। अब अगर उस v का वैल्यू आप यहाँ पर पुट करते हैं इसको और स्क्वायर करते हैं तो ऊपर वाला टर्म स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और नीचे का टर्म जो है g तो है ये भी स्क्वायर होगा, लेकिन एक पहले से भी था इसीलिए cos 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। और अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं तो हमसे पूछ सकते हैं, बताने के लिए तैयार हैं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। कोई भी डाउट है तो हमको बतलाइए, हम बताने के लिए तैयार हैं। हाँ बोलिए। हेलो सर, जो पार्टिकल ने जो पाराबोला पाथ टेस्ट किया तो उसका रेडियस तो सेम ना होगा। पाराबोला का रेडियस हर एक पॉइंट पर बदलते रहता है, सर्किल का रेडियस हर एक पॉइंट का सेम होता है, और स्फेयर का।
और कोई नहीं को कोई डाउट है तो बताइए। चलिए तो आगे बढ़ें। चलिए तो ये था आपका इसका पार्ट का क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे थे, वो क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए क्या कहता है SC1, हम उसको देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल गोइंग इन अ सर्किल विद सेंटर एट प्रोटॉन। मतलब कि आपको एक सर्किल ट्रीट करना है, सर्कुलर पाथ वाला ट्रीट करना है, बात सेंटर पर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन को ऑब्जेक्ट यानी पार्टिकल ट्रीट करना है। और आप लोग को सभी लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते रहता है प्रोटॉन के चारों तरफ हाइड्रोजन एटम में। कहता है प्रोटॉन को मान लीजिए कि ये फिक्स्ड है, इनर्शियल फ्रेम में ये फिक्स्ड है, ये हिल डुल नहीं सकता है, और जब ये घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक mv² तो लगना तय है हर हाल में, है ना, हर हाल में लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²। आप इतना बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर हाल में लगेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब जो लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई तो आएगा हर हाल में। तो इधर एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक फोर्स जो है दोनों इक्वल होगा हर हाल में, किसके, mv²r का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो हम बता देते हैं, 12th का पहला चैप्टर में पढ़ना है। फार्मूला होता है K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू mv²r। एक आर से एक आर ये कट जाएगा, आपको वेलोसिटी निकालना है तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। क्या चला जाएगा अंडर रूट में भाई, K Q1 Q2 बाई आपका M और R। देखिए गौर से समझिएगा, Q1 Q2 जो होता है ना, दोनों पार्टिकल का चार्ज होता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस यानी R कहते हैं। अब आपको सारा क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस K का वैल्यू जो होता है ना 9 × 10⁻⁹ होता है। प्रोटॉन पर भी चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, और इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है, ये बात आपको पता है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्वेश्चन में दे दिया है 10⁻31, ऐसे याद रखना है। रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट भी दे दिया है आपको 5.3 × 10⁻11 मीटर दे दिया है, यानी कि सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है। और हमको आंसर याद है, आप गुना भाग करेंगे तो आंसर आएगा 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अब ये बात समझ लीजिए, अगर केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्लियरली समझना है तो फिजिक्स के 2 चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, एक सर्कुलर मोशन, एक वर्क पावर एनर्जी, है ना, जो अगले क्लास में चालू करेंगे। उसको भी समझने के लिए यहाँ की जरूरत पड़ेगा आपको। देखिए इसके बाद जो है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, A stone is fastened to one end of a string wheel in a vertical circle of radius r. The minimum speed of a stone can have a highest point of the circle. देखिए मिनिमम स्पीड की बात कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक ऑब्जेक्ट को बांध करके घुमा रहे हैं। देखिए एक ऑब्जेक्ट को बांध करके घुमा रहे हैं ऐसे यहाँ पर, तो कहता है कि यहाँ पर मिनिमम स्पीड क्या हो कि सर्कुलर मोशन होता रहे, यानी कि इधर की ओर मिनिमम स्पीड की बात कर रहा हूँ। मिनिमम स्पीड क्या हो कि सर्कुलर मोशन होता रहे। तो पहले एफबीडी बनाइए, एफबीडी बनाइएगा तो इधर mg लगेगा, इधर टेंशन भी लगेगा रस्सी में, और mv²r ऊपर लगेगा आपका, mv²r ऊपर लगेगा। तो आप यहाँ अगर एफबीडी बनाइएगा तो होगा टेंशन प्लस mg इक्वल टू mv²r होगा।
कहता है कि यही मिनिमम स्पीड क्या हो कि सर्कुलर मोशन होता रहे। तो कंडीशन को याद करने का कोशिश कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। हम कुछ बात बताना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर मिनिमम स्पीड से, देखिए अगर जीरो स्पीड से यहां से छोड़ दिए तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट सीधा नीचे गिर जाएगा। और अगर जितना स्पीड रिक्वायर्ड है सर्कुलर मोशन के लिए उससे कम स्पीड में दीजिएगा तो ये पीछे ऐसे छूटने लगेगा प्रोजेक्टाइल की तरह। तो रस्सी लूज हो जाएगा तो टेंशन जीरो हो जाएगा। रस्सी लूज हो जाएगा तो टेंशन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। इस बात को समझिए। अगर रस्सी लूज कर दिया तो टेंशन क्या होगा, जीरो। तो फॉर मिनिमम स्पीड के केस में आपको टेंशन जीरो लेना है। तो टेंशन जीरो कीजिएगा तो भी मीन बराबर आ जाएगा √RG। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, नीट मेडिकल में डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसको याद ही कर लेना हर हाल में। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको समझिए, है ना। रिकॉर्डिंग डिस्क है ना। एलपी डिस्क मतलब पहले देखिए जो हम लोग मतलब गाना बजाते हैं ना, तब पहले जो गाना बजाता था उसमें डिस्क एक नाचते रहता था, है ना। वो डिस्क होता था, वो नाचते रहता था। तो वही डिस्क की ये बात कर रहा है। तो चलिए रिकॉर्डिंग डिस्क है, जो भी डिस्क है हम डिस्क सीधा बना देते हैं। ये पूरा प्लेट है इस तरह से, और ये जो है आपका नाच रहा है अपने एक्सिस पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। कहता है इस पर एक मच्छर आके बैठ गया, ये डिस्क पर एक मच्छर आके बैठ गया। कहां पर आके बैठ गया, एक मॉस्किटो आके बैठ गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। मान लिया कि मच्छर यहाँ पर बैठ गया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये मच्छर बैठ गया है। अब बताइए मच्छर पर फोर्स कौन लगेगा। अगर डिस्क नाच रहा है तो इधर mr ओमेगा स्क्वायर लगेगा, इधर mg लगेगा, इधर नॉर्मल लगेगा। और उधर फेंकाने से बचने के लिए तब इधर आएगा वो फ्रिक्शन बचाने के लिए। क्या आएगा, फ्रिक्शन बचाने के लिए आ जाएगा। देख लिए, बात समझ लिए, तब क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन बचाने के लिए आ जाएगा इसको, कि उधर नहीं लगने देगा वो। कहता है म्यू का वैल्यू जो है आपको इतना दिया हुआ है, तो सो दैट, अच्छा फ्रिक्शन निकालना ही है। जब रिवोल्यूशन दिया हुआ 33 इंटू 1/3 रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ और रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम लोग बना लेते हैं। ओमेगा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 100/3 RPM दिया है, रिवोल्यूशन पर मिनट दिया है। तो ओमेगा को हम लोग बदल लेते हैं, 100 इंटू 2π/3 × 60 कर देते हैं रेडियन पर सेकेंड में। तो ये जीरो तो कट गया, ये 3 हो जाएगा, यानी ओमेगा आ गया आपको 10π/9, 10π रेडियन पर सेकेंड आ गया यूनिट आपका, है ना। ओमेगा का वैल्यू इतना वैल्यू आ गया। तो जरा गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको पता है कि नॉर्मल जो होगा mg के बराबर होगा, और फ्रिक्शन बराबर म्यू mg हो जाएगा म्यू n के बदले। ऑल्सो आपको पता है कि ये फ्रिक्शन जो है mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब म्यू mg जो है आपको mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसलिए म्यू बराबर जो वैल्यू आ जाएगा आपको mm कट जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर बाई g हो जाएगा। देखिए r का वैल्यू दिया था 10 सेंटीमीटर, तो 0.1, g का वैल्यू 10 होता है तो 10 लिख दिए, और 100 मतलब 10π/9 का होल स्क्वायर है। तो देखिए ध्यान से कटिएगा, तो 100 कट जाएगा, ये आपको π²/81 आ जाएगा म्यू का वैल्यू। और यही आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था, यानी ये इधर से ऐसे था। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। इस तीनों प्रॉब्लम में अगर किन्हीं को थोड़ा बहुत भी कष्ट है तो हमको बतला सकते हैं, है ना। पूछ सकते हैं, जो डाउट है आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपके पास है, आराम से पूछ सकते हैं। सर 11 नंबर भी। 11 नंबर भी बता दें, चलिए 11 भी बतला देते हैं। हाँ सर, उस टाइम और आप कुछ माइक ही बोलिए। नहीं खोले थे। ठीक है,
सर 5 and 7। 5 and 7 भी बता दें, चलिए 5 and 7 भी बतला देते हैं, 5, 7, 11 भी बतला देते हैं। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं, उसके बाद ना बतलाते हैं। आप लोग के अनुसार 5 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर बताना है। देखिए 5 नंबर जो एससी वर्मा का क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज सप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स बाय द रोड, व्हाट विज द एंगल ऑफ प्रॉपर बैंकिंग। तो एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू आप लोग पढ़े हैं v²/rg होता है। और प्रीवियस प्रॉब्लम में चले जाइए तो v का जो वैल्यू दिया हुआ है आपका 36 किलोमीटर पर आवर दिया है, यानी कि आप tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 36 के बदले 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 10 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। और r जो दिया हुआ है आपको 30 मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर इंटू 10 हो गया, तो ये तो कट जाएगा। थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स, आप सोच लीजिए क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। इतना होगा एंगल ऑफ क्या हो जाएगा आपका, बैंकिंग हो जाएगा। 7 नंबर आप लोग पूछे हैं, तो 7 नंबर प्रॉब्लम देखिए क्या है, इफ द रोड ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट शुड द मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सो दैट अ स्कूटर गोइंग एट इतना स्पीड। तो देखिए म्यू का वैल्यू जो यहाँ आ जाता था, याद कीजिए क्या होता था, v²/rg आ जाता था। इसके इक्वलाइजेटर, ये फार्मूला हम आपको प्रूफ कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में चलने के लिए म्यू का वैल्यू कम से कम इससे या इससे बराबर होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में चले जाइएगा, मतलब 6 नंबर में, तो स्पीड दिया है आपको 18, यानी स्पीड दिया हुआ है आपको 18 यानी 5 का स्क्वायर। रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में 10, और जी का भी वैल्यू 10 है, यानी म्यू का वैल्यू जो होगा आपको हर हाल में इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए 0.25 से। ये आपका प्रूफ हो गया 7 नंबर। 11 नंबर कोई क्वेश्चन बोले कि सर बता दीजिए, चलिए 11 नंबर भी बता देते हैं आपको क्वेश्चन हम, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या होगा उसको देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में पंखा है, तो पंखा तो आपके घर में लटका हुआ है छत से, तो हम भी पंखा को लटका देते हैं। और पंखा में डायना एक वो हम बनाते हैं, 4-5 वो डायना बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये पंखा डायना ऐसे घूम रहा है ना, पंखा में डायना ऐसे घूम रहा है, और इसके एंड पर एगो पार्टिकल रखा हुआ है यहाँ पर, है ना। और पंखा जो घूम रहा है ना उसका वो डायमीटर दे दिया है, तो रेडियस आपको लिखिएगा तो डायमीटर बाई 2 लिखिएगा, और तब तो डायमीटर ऑफ जो दिया है 120 दिया है, तो 120/2 यानी रेडियस हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर पार्टिकल पर लगेगा आपको mr ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आपका स्पीड दे दिया है आपको कितना दिया, 1500 आरपीएम दिया है, यानी mr ओमेगा स्क्वायर लगेगा। और इसमें आपको mg नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, और फ्रिक्शन इसको बैलेंस करने आएगा। ओमेगा जो दिया है 1500 आरपीएम दिया है, रिवोल्यूशन पर मिनट दिया है, उसको आप बदल सकते हैं 1500 और 2π/60 करेंगे तो ये रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा। देखिए ये कट गया, ये 3 हो गया, यानी ओमेगा आ गया 50 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया, 50 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया। अब आपको क्वेश्चन में निकालना है फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर होता है mr ओमेगा स्क्वायर के। तो m का वैल्यू दिया था 1 ग्राम दिया है, 1 ग्राम मास का वेट दिया है, तो 1 ग्राम का मतलब 10 का पावर -3 kg, रेडियस 60 सेंटीमीटर है, 0.6 है, ओमेगा का स्क्वायर कीजिएगा तब 50 पाई का स्क्वायर है। इसको गुना भाग कर लीजिए तो आंसर जो आपको आएगा एकदम बहुत आसान सा आंसर है, टेंशन मत लीजिए, आंसर बिल्कुल 14.8 न्यूटन आने वाला है। कितना आने वाला है, 14.8 न्यूटन आ जाएगा। इसको गुना भाग कीजिएगा तो 14.8 न्यूटन आ जाएगा। अब देखिए इसमें 3-4 पार्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले पूछता है हाउ मच फोर्स डज एक्सपीरियंस व्हेन फैन रन एट फुल स्पीड। पंखा जब फुल स्पीड में नाचेगा 1500 आरपीएम में,
तो पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा, तो mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 14.8 न्यूटन आंसर हो गया पहला का। फिर क्वेश्चन में कहता है who exert this force on the particle, the centrifugal force. How much force does the particle exert on the blade along the surface? पार्टिकल जो है ब्लेड के अलोंग कितना फोर्स लगाएगा, तो जितना फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन रब करके बाहर भागना चाहेगा, तो फ्रिक्शन पार्टिकल न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑल कॉन्टैक्ट फोर्स फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। तो पार्टिकल पर जितना फ्रिक्शन लगेगा उतना ही फ्रिक्शन इस ब्लेड पर लगेगा उसके अलोंग कहा निकालने के लिए, तो आंसर फिर से यही हो जाएगा, यानी 14.8 न्यूटन दोनों केस में आंसर होगा। अब कोई प्रॉब्लम है तो हमको पूछिए और बतलाइए, देख लीजिए। Sir, 8. 8 नंबर भी तो वही क्वेश्चन है, सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस इतना है, एंगल ऑफ बैंकिंग इतना, व्हाट शुड बी द स्पीड गोइंग ऑन दिस रोड, सो फ्रिक्शन नॉट यूज। फ्रिक्शन नॉट यूज करने का मतलब ये हुआ कि आपको v इक्वल टू √rg tan थीटा, rg tan थीटा फ्रिक्शन कब यूज होता है, मैक्सिमम और मिनिमम के केस में, तो ये फॉर्मूला लगा दिए, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा। r और g और आपका tan थीटा है जो 30 डिग्री है, यानी कहने का मतलब हो गया रेडियस जो है आपका 50 है, ये 10 है और tan 30 डिग्री। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और किन्हीं को कुछ पूछना है तो हमसे बोल सकते हैं। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। जितना फॉर्मूला है सर्कुलर मोशन का निश्चित याद कर लीजिएगा, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी में इसका सारा फॉर्मूला का दोबारा यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कंसेप्ट इसमें बताए हैं, सारे कंसेप्ट को समझना पड़ेगा आपको हर हाल में, तभी जाके आपका काम चलेगा, ठीक है। और वीडियो आपको YouTube पर आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, सारा सर्कुलर मोशन का वीडियो, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन का वीडियो सारा क्या हो जाएगा आपका, अपलोड हो जाएगा। इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, है ना। और YouTube का वीडियो जो है थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, लोगों से सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा, है ना, क्योंकि है ना, तब ना लोगों को पता चलेगा कि हम भी क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। निश्चित करवाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, नहीं तो समझ लीजिए यहाँ से क्या होगा, बहुत गड़बड़ चीज हो जाएगा। ऑफलाइन भी क्लास चल